पीटर डेविड शिफ का जन्म 23 मार्च 1963 को हुआ था और उन्हें अक्सर डॉक्टर कहा जाता है। डूम के नाम से जाना जाता है। वह एक अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर, वित्तीय टिप्पणीकार और रेडियो हस्ती हैं। उन्होंने कनाडा में एक्लॉन वेल्थ पार्टनर्स की स्थापना में भूमिका निभाई, जिसे पहले यूरो पैसिफिक कनाडा के नाम से जाना जाता था। शिफ कई अन्य वित्तीय सेवा कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट शामिल है, जहां वह एक स्वतंत्र निवेश सलाहकार के रूप में काम करते हैं, और शिफ गोल्ड, जिसे पहले यूरो पैसिफिक प्रेशियस मेटल्स कहा जाता था। विशेष रूप से शिफ ने 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करके प्रसिद्धि प्राप्त की। पीटर शिफ का जन्म न्यू हेवन, कनेक्टिकट में एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एरविन शिफ यहूदी प्रवासियों के वंशज थे, जो पोलैंड से आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एरविन ने अमेरिकी सेना में सेवा दी थी। पीटर के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था। नतीजतन वह अपनी मां और भाई एंड्रयू के साथ कई जगहों पर रहे। कनेक्टिकट से लेकर मैनहट्टन, फिर फ्लोरिडा और अंत में साउदर्न कैलिफोर्निया में बस गए। पीटर यह स्वीकार करते हैं कि उनके पिता ने उन्हें ऑस्ट्रियन स्कूल वन इकोनॉमिक थॉट से परिचित कराया। एरविन शिफ अमेरिका में टैक्स विरोधी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन अक्टूबर 2015 में टैक्स चोरी के आरोप में संघीय जेल में सजा काटते समय उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके पिता के विचार अत्यधिक थे, पीटर शिफ उनसे सहमत नहीं थे। 1980 के दशक की शुरुआत में ही पीटर ने अपने पिता से टैक्स विरोध के प्रयास छोड़ने को कहा था, क्योंकि उन्हें यह व्यर्थ प्रतीत होता था। हालांकि उन्होंने अपने पिता के तर्कों को बौद्धिक रूप से आकर्षक पाया, लेकिन उनके तरीकों और आदर्शवाद से असहमति जताई और उन्हें अव्यावहारिक बताया। उन्हें विश्वास था कि उनके पिता की रणनीति असफल होने वाली थी। अपने पिता की 20 अक्टूबर 2015 को हुई मृत्यु के बाद पीटर ने संघीय जेल ब्यूरो पर अमानवीय व्यवहार और मानवीय रिहाई न देने का आरोप लगाया। पीटर शिफ ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में शेयरसन लेहमन ब्रदर्स में एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में की थी। इस दौरान उन्होंने वित्तीय दुनिया की बारीकियां सीखी और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। 1996 में शिफ ने अपने करियर में एक बड़ा कदम उठाया, जब उन्होंने एक निष्क्रिय ब्रोकर फर्म को एक साथी के साथ खरीद लिया। उन्होंने इस फर्म का नाम बदलकर यूरो पैसिफिक कैपिटल रख दिया और लॉस एंजलिस में एक छोटे से कार्यालय से अपना काम शुरू किया। यहीं से उन्होंने अपना व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। वर्षों के दौरान यूरो पैसिफिक कैपिटल ने धीरे धीरे वृद्धि की, जिससे शिफ ने 2005 में फर्म को डेरियन, कनेक्टिकट स्थानांतरित कर दिया। बाद में उन्होंने कंपनी को वेस्टपोर्ट, कनेक्टिकट में स्थानांतरित किया, जहां वर्तमान में मुख्यालय स्थित है। अमेरिका भर में शाखा कार्यालय स्थापित किए गए, जिनमें स्कॉट्सडेल एरिजोना, बोका रेटन, न्यूपोर्ट बीच, मैनहट्टन बीच, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सिटी शामिल है। इस विस्तार ने यूरो पैसिफिक कैपिटल को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। शिफ की उद्यमशीलता की भावना यही नहीं रुकी। उन्होंने सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडा, जो एक फुल रिजर्व बैंकिंग ऑपरेशन था, इस कदम ने शिफ की वित्तीय बाजार में उपस्थिति को और मजबूत किया। अपने करियर के दौरान शिफ ने उत्कृष्ट व्यावसायिक सूझबूझ और सफलता की ललक दिखाई। ब्रोकरेज और बैंकिंग में उनके प्रयासों ने उनके अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने की क्षमता को दर्शाया, जिससे उन्हें वित्तीय जगत में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पीटर शिफ एक प्रमुख आर्थिक भविष्यवक्ता और निवेश सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से 2008 के वित्तीय संकट की सटीक भविष्यवाणी के लिए। उनका निवेश करियर 1990 के दशक की शुरुआत में शेयरसन लेहमन ब्रदर्स में शुरू हुआ और बाद में उन्होंने यूरो पैसिफिक कैपिटल की सह स्थापना की, जहां वे वर्तमान में सीईओ और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इसके अलावा शिफ ने 2010 में शिफ गोल्ड की स्थापना की, जहां वे चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। 30 जून 2022 को प्योर्टो रिको के ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (OCIF) ने सार्वजनिक रूप से शिफ के यूरो पैसिफिक इंटरनेशनल बैंक की गतिविधियों को निलंबित करने की घोषणा की। OCIF को बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में शामिल होने का संदेह था। कमिश्नर ने बैंक द्वारा नियमों के कई उल्लंघन और गैर सहयोग की ओर इशारा किया। परिणाम स्वरूप बैंक को समाप्त कर दिया गया और शिफ को $3 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। के अलावा पीटर गोल्डमनी में एक निवेशक और सलाहकार के रूप में भी सक्रिय हैं। वे एक प्रभावशाली लेखक और ब्लॉगर हैं, जो आर्थिक मुद्दों पर व्यावहारिक टिप्पणियां देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश में उनकी विशेषज्ञता
उन्हें वित्तीय समुदायों में एक प्रमुख वक्ता और विश्लेषक बनाती है। पीटर शिफ ने ओसीआईएफ की कार्रवाई का खंडन किया और इसका श्रेय 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया और दी एज समाचार पत्र द्वारा लगाए गए आरोपों को दिया। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि इन्हीं कारणों से बैंक का व्यवसाय समाप्त हो गया। इसके जवाब में शिफ ने डिफेमेशन के लिए 9 नेटवर्क और डुओ की एज के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 2022 में एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने शिफ के डिफेमेशन मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि 60 मिनट्स ने उन्हें बदनाम किया था, जबकि द एज ने नहीं। दिसंबर 2023 तक यह कानूनी विवाद समझौते के माध्यम से सुलझ गया। समझौते के हिस्से के रूप में शिफ को $3,60,000 का मुआवजा मिला और 60 मिनट्स के सभी संस्करणों को हटा दिया गया। शिफ ने खुलासा किया कि इन नियामक कार्रवाइयों के कारण उन्हें काफी वित्तीय नुकसान हुआ। हालांकि डिफेमेशन मामले का निपटारा हो गया, शिफ ने इस प्रकरण के अपने वित्त और प्रतिष्ठा पर गहरे प्रभाव को रेखांकित किया। पीटर शिफ ने 2008 में रॉन पॉल के राष्ट्रपति अभियान के दौरान आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा दी थी। 2010 में कनेक्टिकट के कुछ नागरिकों ने शिफ से निवर्तमान सीनेटर क्रिस्टोफर डोड को चुनौती देने का आग्रह किया। करीब 5,000 लोगों ने एक विशेष वेबसाइट माध्यम से शिफ के संभावित अभियान में योगदान दिया। फरवरी 2009 में मनी बॉम्ब नामक एक फंडरेजिंग प्रयास में $20,000 से अधिक जुटाए गए। मई 2009 में शिफ ने एक वीडियो ब्लॉग में अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर को बताया कि राजनीति में प्रवेश की संभावना बहुत अधिक है। जून 2009 में उन्होंने संभावित मतदाताओं का एक पोल करवाया, जिसमें वह डोड से थोड़े अंतर से पीछे थे। 9 जुलाई 2009 को उन्होंने एक अन्वेषण समिति बनाई और एक आधिकारिक अभियान वेबसाइट लॉन्च की। द डेली शो पर अपने इरादों के संकेत देने के बाद शिफ ने 17 सितंबर 2009 को MSNBC के मॉर्निंग जो शो में औपचारिक रूप से रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। अक्टूबर 2009 तक शिफ को 10,000 से अधिक दान प्राप्त हुए और उन्हें रॉन पॉल और स्टीव फोर्ब्स जैसे प्रमुख व्यक्तियों का समर्थन मिला। मई 2010 के रिपब्लिकन सम्मेलन के दौरान लिंडा मैकमोहन को सबसे अधिक प्रतिनिधि वोट मिले, लेकिन उन्हें रॉब सीमंस से प्राथमिक चुनौती मिली। शिफ सम्मेलन में प्राइमरी के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन याचिका द्वारा बैलेट में स्थान सुरक्षित किया। हालांकि मैकमोहन ने 49% वोटों के साथ प्राइमरी जीत ली, जबकि सीमंस को 28% वोटों के साथ प्राइमरी जीत ली। शिफ को 23% वोट मिले। सामान्य चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राथमिक विजेता रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार लिंडा मैकमोहन को हराया। अप्रैल 2008 में पीटर शिफ ने न्यू जर्सी में अमेरिकी सीनेट की सीट के लिए मरे साब्रिन का समर्थन किया। 2012 के रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान शिफ ने लिंडा मैकमोहन का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनके प्रतिद्वंद्वी पूर्व प्रतिनिधि क्रिस्टोफर शेज का समर्थन किया। हालांकि प्राइमरी में मैकमोहन विजयी रहीं और बाद में आम चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्रिस मर्फी से हार गईं। वित्तीय संकट से पहले पीटर शिफ CNBC, फॉक्स न्यूज एंड ब्लूमबर्ग जैसे प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क पर अक्सर दिखाई देते थे। वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर अपने विचार साझा करते थे। हालांकि संकट के बाद इन नेटवर्कों पर उनकी उपस्थिति में 75 से 85% तक की गिरावट आई। शिफ ऑनलाइन क्षेत्र में एक वीडियो ब्लॉगर के रूप में सक्रिय हैं और अपने कंटेंट को यूट्यूब, यूरो पैसिफिक कैपिटल और iTunes जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वितरित करते हैं। उन्होंने जो रोगन के यूट्यूब सीरीज और पॉडकास्ट में 4 बार अतिथि के रूप में भाग लिया है, जिससे उन्होंने व्यापक दर्शकों से जुड़ाव बनाया है। रेडियो और वेबकास्ट के अलावा शिफ ने CNBC और फॉक्स बिजनेस जैसे वित्तीय नेटवर्कों पर टिप्पणीकार के रूप में भी कार्य किया है, जहां वे आर्थिक मुद्दों और बाजार रुझानों पर विश्लेषण प्रदान करते हैं। पीटर शिफ ने वित्तीय दुनिया में एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो उनकी आर्थिक दूरदर्शिता और उद्यमशीलता की भावना से चिह्नित है। 2008 के वित्तीय संकट की सटीक भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध शिफ का करियर स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरू हुआ और यूरो पैसिफिक कैपिटल तथा शिफ गोल्ड की स्थापना तक फैला। यूरो पैसिफिक इंटरनेशनल बैंक के निलंबन और कानूनी संघर्षों जैसे झटकों के बावजूद एक टिप्पणीकार और विश्लेषक के रूप में उनकी प्रभावशीलता बनी रही। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मुख्यधारा की वित्तीय नीतियों की आलोचना ने आर्थिक हलकों में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त राजनीति में उनका छोटा लेकिन उल्लेखनीय प्रयास, जिसमें सीनेट की उम्मीदवारी शामिल थी,
उनके आर्थिक क्षेत्र से परे बदलाव लाने की इच्छा को दर्शाता है। रेडियो प्रसारण, वेबकास्ट और टेलीविजन कमेंट्री के माध्यम से शिफ लगातार दर्शकों को अपने विचारों से जोड़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्त और आर्थिक चर्चाओं में उनका नाम बना रहे।